आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है कि कानपुर में जिस जगह पुलिस टीम पर हमला हुआ उस जगह एक ताजा मुठभेड़ हुई है और उसमें 2 अपराधी मारे गए हैं। विकास दुबे के मारे जाने पर कानपुर के आईजी ने कहा कि पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया है और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो 2 बदमाश ढेर हो गए हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन होगा गांव वालों की मदद से। गांव वालों की मदद से ही शवों की पहचान हो सकती है, ऐसा पुलिस कह रही है। हालांकि जानकारी के 3 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। 2 की पुष्टि आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से की गई है। ये जानकारी देते हुए, ये बताते हुए कि 2 बदमाश ढेर हो गए हैं। कानपुर के आईजी ने कहा है कि पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया है और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए हैं जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की उन्होंने लूट ली थी वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो उन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग चल रही है। और तो अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो वेपन बरामद किया गया है, जिसे पुलिस से ही लूटा गया बताया गया है, तो क्या उस दौरान भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी कि पुलिस से हथियार लूटे गए थे? ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी और साथ में बड़ा सवाल भी। लेकिन इस सबके बीच जानकारी है कि 2 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं और अब इनकी पहचान होगी। गांव वालों की मदद ली जा रही है इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। विकास दुबे इसमें शामिल है या फिर नहीं, ये पहचान के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ये वही खूंखार अपराधी, शातिर बदमाश है विकास दुबे, जिसके खिलाफ सिर्फ हत्या के 53 केस दर्ज हैं। कुल 60 मामले दर्ज हैं। 60 मुकदमों में फरार था, बाहर चल रहा था। और ऐसे में जब इसके खिलाफ राहुल नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया, तो 24 घंटे के भीतर पुलिस टीम इसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन हमला हो गया। और इस वक्त की एक और अहम खबर, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। कोवैक्सीन नाम की इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर तैयार किया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संबंधित विभागों को चिट्ठी लिखी है और इसमें कहा गया है कि 7 जुलाई से इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के शुरू होने में देरी ना हो, ताकि इस वैक्सीन को 15 अगस्त को लोगों के लिए लॉन्च किया जा सके। तो संबंधित विभागों को बाकायदा आईसीएमआर की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और यह कहा गया है कि जल्द से जल्द इसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो शुरू किया जाए, ताकि इसे 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सके। ये बड़ी राहत की खबर है सभी के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लाखों तक पहुंच गई है। और ऐसे में अगर ये वैक्सीन आती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत होगी। सौ बात की एक बात, न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। जितना बेताब हैं आप मुझसे मिलने को, उससे कहीं ज्यादा बेताब हूं मैं आपसे एक बार फिर मिलने को। लॉकडाउन की परीक्षा तो हमने पास कर दी, लेकिन अब कोरोना को हराना तब तक मैं यूं ही उठाता रहूंगा आपकी आवाज। भैया जी का हिंद सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है, आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में
आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। जितना बेताब हैं आप मुझसे मिलने को। के खिलाफ लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। 59 ऐप चाइनीज बैन कर दी गई। इसके बाद कई करार रद्द कर दिए गए चीनी कंपनियों के। और लगातार ये कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री हर बार दिखाई दिए। और इस सबके बीच आपको बता दें, CDS बिपिन रावत भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं, लेह का दौरा करने के लिए, जानकारी लेने के लिए कि आखिर वहां पर किस तरीके की स्थिति है। क्योंकि कुछ तस्वीरें भी सैटेलाइट की सामने आई थी जिसमें यह दिखाई दिया था कि किस तरीके से जो चीन है वो पुराने जो अपने हेलीपोर्ट हैं उनका विस्तार कर रहा था। वहां पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, आधुनिक तकनीक से लैस कर रहा था। और इस सब के बीच उन सैटेलाइट तस्वीरों के साथ साथ एक तरफ कमांडर स्तर की बातचीत भी चल रही है। हाल ही में 12 घंटे तक कमांडर स्तर की बातचीत चली थी जिसमें इस बात को बार बार दोहराया गया कि जो 22 जून को स्थिति बनी हुई थी, वही जो 22 जून को बातचीत हुई थी कि अप्रैल की स्थिति को बरकरार रखा जाए सीमा पर, उस बात को दोहराया गया था। और इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। और इस वक्त सीधे हम लेह की तरफ रुख कर लेते हैं जहां से हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्या और जानकारी और कितना अहम? देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा इस मायने में अहम है कि तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम सवाल पूछे जा रहे थे उनसे, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है न सिर्फ घरेलू राजनीति में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। प्रधानमंत्री ने उस दिन भी कहा था कि हमारे जो शहीद हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने वाली है, एक एक इंच जमीन जो हमारी है हम उसको सिक्योर करेंगे। और आज प्रधानमंत्री का लेह का दौरा ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा, सैनिकों के मनोबल, टॉप कमांडर्स के मनोबल, इन सबको लेकर कितने संजीदा और गंभीर हैं। खुद आए हैं लेह। आप समझिए स्थिति को कि आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को आना था, कल यह कार्यक्रम उनका रद्द कर दिया गया था, तभी हमको इस बात की भनक लगी थी कि प्रधानमंत्री दौरा कर सकते हैं लेह का। और अब जब खबर एक पक्की हो गई, प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं। सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास मूवमेंट दिल्ली से उनकी हुई थी और अब वो लेह आ गए हैं। टॉप कमांडर्स के साथ हैं वो। जिस तरह से चीन लगातार कोशिश ये कर रहा है माइंड गेम खेलने की कि वो पैंगोंग सो लेक के आसपास कभी मंदारिन में लिखा बोर्ड लगा देता है, कभी LAC के आसपास सैनिक जमावड़ा करता है। कोशिश वो ये कर रहा है कि हिंदुस्तान को प्रेशर मिले। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यानी टॉप लीडरशिप से जब इस तरह का संदेश आता है कि हम अपनी सेना के साथ, अपने जवानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हैं। और आप देखिए प्रधानमंत्री का सेना और सैनिकों के साथ जो स्नेह है, जो उनका संवाद है, वो आज का नहीं पुराने। आप देखिए कि प्रधानमंत्री, लोग अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री इस तरह से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो इस तरह के फैसले वो करते हैं। और जब लेह वो आए हैं, यकीन मानिए कि जो सीमा पर तैनात हमारे जवान हैं उनमें साहस का, उनमें उत्साह का और उनमें शौर्य का और ज्यादा संचार होगा। और चीन के साथ जो तनातनी चल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री का लेह आना, एकदम से बॉर्डर लाइन के करीब आना, यहां पर लैंड करना किसी राष्ट्र के प्रमुख का, एक तरह से हमारे यहां राष्ट्रपति प्रमुख माने जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां अधिकतम होती हैं। तो प्रधानमंत्री का यहां पर आना यह संदेश देता है शी जिनपिंग को सीधे सीधे कि हम अपनी सेना के साथ हैं, हम तैयार हैं आपके किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए। बिल्कुल, संदेश को और समझेंगे। अरुण, आपसे आप बने रहिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि ये जो आर पार की लड़ाई चल रही है, जो फेस ऑफ चल रहा है, इसमें वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि भारत सरकार के हाथ से निकल रही है, वो पूरी तरह से उनकी काबू में है। ये प्रधानमंत्री साबित करना चाहते हैं कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ले पहुँच उन जवानों से भी मिलेंगे जो घायल हुए थे फेस ऑफ में, उन जवानों के साथ मिल सकते हैं जो सीमा पर जो आउटर पोस्ट पर जाकर
चीन के सामने आमने सामने खड़े रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें होंगी आज उनके दौरे पे, ये सीमावर्ती इलाकों में जो तैनात हमारे फौज के जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी, देश को ये दिखाने के लिए होंगी कि प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहा है चीन के खिलाफ लड़ाई के। तो ये दुनिया को ये दिखाने की कोशिश होगी कि भारत इस बार कोई भी चीज़ लेड बैक अप्रोच से नहीं ले रहा है। अगर चीन सीमा पर नहीं झुक रहा है तो हम उनकी अर्थव्यवस्था को जर्जर करेंगे। यही तमाम पिछले हफ्ते 10 दिन के जो फैसले हैं वो इसी दिशा में दिखा रहे हैं कि भारत अर्थव्यवस्था हो चाहे सीमा का इलाका हो, भारत अब आंख में आंख डालकर बात करेगा चीन के साथ। भारत अब पीछे नहीं हटने वाला और इसके सूत्रधार और इसके अगुवा होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अरुण, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाने वाले थे ना, फिर एकाएक उनका दौरा कैंसिल हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लेह का दौरा करने के लिए पहुंच गए। ये कल शाम को जब प्रधानमंत्री के आने की एक भनक जरूर लगी थी, हालांकि स्पष्ट नहीं था। और प्रधानमंत्री के मूवमेंट के बारे में जब तक आपके पास खबर पुख्ता ना हो आप कोई बात कयास नहीं लगा सकते। लेकिन रक्षा मंत्री का दौरा जैसे ही रद्द हुआ, इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे। और आज सवेरे लगभग 8:30 बजे के आसपास स्थिति स्पष्ट हो गई कि प्रधानमंत्री चूंकि खुद आना चाहते हैं ले, खुद जवानों से मिलना चाहते हैं, टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। और जब कोई प्रमुख आता है सीमा पर, वो लम्हा जो होता है वो उन सैनिकों के लिए, उन कमांडरों के लिए एक बड़ा लम्हा होता है। क्योंकि सेना मुस्तैद है, सेना तैयार है, सेना की तैयारी में कोई कमी नहीं, मुस्तैदी में कोई कमी नहीं, उत्साह और शौर्य में कोई कमी नहीं। लेकिन जब आपका जो कमांडर होता है वो आए, नरवणे साहब यहां पर आकर के गए, उसके अलावा और मिलिट्री के तमाम कमांडर्स यहां पर आए हैं। अब जब प्रधानमंत्री खुद यहां आए हैं उनके साथ, तो एक बड़ी बात है ये। और सैनिक जो तैनात होते हैं सीमा पर, अपने परिवार से दूर रहते हैं, महीनों महीनों दूर रहते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री उनके बीच आते हैं, घायलों से अगर वो मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, एलएसी का दौरा अगर करते हैं, तो अभी ये कंफर्म नहीं है, चीजें धीरे धीरे साफ होंगी कि प्रधानमंत्री का डिटेल्ड कार्यक्रम यहां का क्या है। लेकिन लेह और लद्दाख की सीमा में उनको आना ही एक बड़ी खबर है। और यह खबर इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन लगातार माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि पहले एक छोटे से इलाके में घुसपैठ की खबर आई, फिर नो मैंस लैंड में उनके द्वारा टेंट लगाने की खबर आई, फिर गलवान में इतना बड़ा संघर्ष हो गया। उसके बावजूद हिंदुस्तान के साथ 3 स्तर, कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो गई। लेकिन चीन अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इलाका जिसको हम और चीन दोनों कहते हैं कि हमारा इलाका है, दोनों पेट्रोलिंग करते हैं, वहां पर उसने टेंट लगा लिए हैं। और अब तो पेंगोंग सो लेक में वो लगातार कोशिश कर रहा है, बोर्ड लगा रहा है, 80 मीटर चौड़ा बोर्ड लगा दिया, उसमें मंदारिन में कुछ लिखा हुआ है। ये कोशिश कर रहा है कि हम तो पहले से यहां मौजूद थे। इस तरह के जो ट्रिक वो खेल रहा है, एक मजबूत नेतृत्व, एक मजबूत संदेश, एक स्पष्ट संदेश देने की जरूरत चीन को थी। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से मुझे लगता है कि वो संदेश शी जिनपिंग को जरूर मिल गया होगा कि ये हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है कि आप हिंदुस्तान के अंदर आते रहेंगे और हिंदुस्तान कुछ करेगा नहीं। ये हिंदुस्तान ऐसा है कि उसके कमांडर से लेकर प्रधानमंत्री तक सीमा पर आएंगे, सीमा की तैयारियों का जायजा लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आप ये मत समझिए कि आप एक ट्रिक खेलते रहेंगे, माइंड गेम खेलते रहेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं राष्ट्र की सुरक्षा की वजह से मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाता नहीं था। मैं पिछले एक हफ्ते से यहां पर हूं। मैं ये चीजें नहीं दिखाता था जब इस आसमान में, इन पहाड़ों के बीच मिग 29, सुखोई 30, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, चिनूक, अपाचे, ये सब मेरी आंखों ने देखा। लेकिन मैं इसलिए सिर्फ नहीं दिखाता था उनकी तस्वीरें ताकि एक तरह से ये दुश्मन के हाथ में एक जानकारी देना है कि हमारे कौन से हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर कहाँ हैं, सिविल जो हेलीकॉप्टर कहाँ हैं, हमारे युद्धक विमान कहाँ हैं, हमारे टैंक कहाँ हैं, हमारी तोपें कहाँ हैं, किस सैनिक मोर्चे पर हैं। ये सारी बातें हमें पता है। तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम कमांडर्स यहाँ आ चुके, थल सेना प्रमुख नरवणे यहाँ पर आ चुके, पूरी मुस्तैदी है। लेकिन प्रधानमंत्री का आना एक स्पष्ट और साफ संदेश है कि ये जो कितना कड़ा संदेश अरुण जाएगा, उस पर भी आपसे बातचीत होगी। अमिताभ जी, क्या ये कोई खास रणनीति आप देखते हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाने वाले थे, फिर उनका दौरा रद्द होता है, आधिकारिक तौर पर बताया भी नहीं जाता कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, एकाएक पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी लेह का दौरा करने के लिए। क्या ये कोई खास रणनीति को बताता है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रद्द नहीं हुआ है, टल गया है। वो आने वाले दिनों में जाएंगे जरूर, हो सकता है 2-3 दिन के बाद जरूर जाएं राजनाथ सिंह वहां पर। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री का दौरा है, हो सकता है प्रधानमंत्री के मन में हो कि वो फ्रंट पर जाकर उन सैनिकों से मिलें, उन जवानों से मिलें और उनका मनोबल बढ़ाएं। और यही कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने आज वहाँ जाने का कार्यक्रम तय किया और वहाँ पहुँच भी गए हैं। तो जाहिर तौर पर
एक दिखाता है कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं जवानों को लेकर और सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर। और दूसरा जो सबसे मैंने पहले बताया, ये पूरी देश और दुनिया में संदेश देना कि चीज़ें उनके हाथ में है, सरकार के काबू में है और वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश देना हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात है, जो बार बार ये सवाल उठते रहे हैं, चीन की सोशल मीडिया में भी उठ रहे हैं कि हमने तो अपने जितने शहीद थे उनको पूरा सम्मान दिया, उनकी चिता पर जब तमाम सेना ने, बिहार रेजिमेंट के जवानों को सलामी दी, जनता ने सलामी दी, जो अपार जनसमूह उमड़ा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ये चीन ने नहीं किया है। चीन की सरकार ने कितनी मौतें हुई हैं ये भी छुपा के रखा हुआ है। वहाँ सोशल मीडिया पे भी सवाल उठ रहे हैं। चीन अपने सीमा से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। चीन अपने सैनिकों को वहीं लगातार भारत के साथ बातचीत, 3 राउंड बातचीत हो चुकी है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। बार बार वो मोल तोल कर रहा है कि आप इतने पीछे जाइए, हम इतने पीछे जाएंगे। तो एक संदेश देना है चीन को, चीन की जनता को भी, कि भारत अपने सैनिकों का सम्मान करता है, उन्हें जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी देता है, और हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो फ्रंट से लीड कर रहा है और दुनिया को भी संदेश दे रहा है। अरुण, अगर हम देखें, क्योंकि दो बातों पर इस वक्त देश जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर चीन के साथ तनाव। भले ही हम चीन के साथ तनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन एक समस्या तो जरूर है ही। और इन्हीं दोनों मोर्चों पर हर छोटे बड़े संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में जब वो यहां पहुंचते हैं तो ये कितना बड़ा संदेश जाएगा चीन को? देखिए, चीन के लिए स्पष्ट संदेश है। कोई भी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर किसी सीमा पर विवाद है और अगर वहां का वो दौरा करता है तो अपने आप में यही खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि अगले देश को, जो हमारा दुश्मन देश है, जिसने दुश्मनी पाल रखी है, जो चालबाजी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, हमारी जमीन पर नजर है उसकी, हमारी संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश कर रहा है, उस तक स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री खुद स्थिति का निगरानी कर रहे हैं। और वो दिल्ली में बैठ के नहीं कर रहे हैं, वो रक्षा मंत्री से सिर्फ नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ थल सेना प्रमुख से नहीं पूछ रहे, वो खुद आ रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जब वो हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, दौरे करते हैं, तो एक एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक एक माइन्यूट बात उनको बताई जाती है। और राजनीतिक नेतृत्व जब सेना के साथ होता है पल पल, तब समझिए जब एकीकृत व्यवस्था होती है तब रिस्पॉन्स करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से सेना के मनोबल बढ़ने की बात तो एक जगह है ही, राजनीतिक नेतृत्व कितना दृढ़ है और सक्षम है, इस बात का भी संदेश जाता है दुश्मन मुल्क को। अमिताभ जी, जो बात अरुण कह रहे हैं कि एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि सियासी तौर पर भी हम पूरी तरीके से मजबूत हैं, चीन के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए सेना तो तैयार है ही। ऐसे में अगर देश का प्रमुख जाता है प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, तो ये कितना कड़ा संदेश आपकी नजर में चीन को? ये बहुत ही कड़ा संदेश है, क्योंकि सीधे राष्ट्र का, देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है अगर सीमा पर लोगों से मिलने, ये बहुत बड़ा संदेश देता है। सिर्फ देश की जनता को नहीं, देश के जवानों को नहीं, ये दुनिया भर को संदेश देता है कि देखो हमारे देश का प्रधानमंत्री सीमा पर खड़ा है और जवानों का मनोबल बढ़ा रहा है। क्योंकि लगातार जो सीमा पर चीन के साथ तनातनी चल रही है, फेस ऑफ में हमारे जवान शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, चीन कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। दुनिया भर से चीन की जो निंदा हो रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, दुनिया के सारे बड़े देशों ने चीन की निंदा की है, उनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तमाम बातों को लेकर। चाहे वो रूस ने भी भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देकर कहा है कि साथ देते रहेंगे। तो ये दुनिया भर के देश कम से कम इस बार तो भारत के साथ जुटे पड़े हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं पिछले 1 महीने में चीनी कंपनियों के खिलाफ, चीन की अब कोई भी कंपनी भारत में सीधा विदेशी निवेश FDI नहीं कर पाएगी बिना सरकार की इजाज़त लिए हुए सीधे अपनी कंपनियों में। ये फैसला सरकार ने किया है। 59 चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं। चीन की मोबाइल कंपनियों को बड़ा झटका लग रहा है। चीन से आयात को लेकर काफ़ी भारत में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। रेलवे से लेकर सड़क तक के उनके चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए जा रहे हैं। ये सब फैसले छोटे नहीं होते, ये असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, और चीन को इसकी मार अब झेलनी पड़ रही है। तो चीन का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता, पहली बार उसको बोलना पड़ा कि 59 ऐप बैन करके भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का उल्लंघन किया है। इसका मतलब है कि सीमा पर अब चीन बढ़ने के पहले ये जरूर सोचेगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है चाइना, उसकी सीमा से सटे भारत में उनकी कितनी संभावनाएं हैं। इसलिए सीधी सीधी लड़ाई कम से कम चीन अभी मोल लेने के मूड में नहीं है। ये चीन की नीति रही है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उनके दुनिया भर के, साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे रशिया हो, सबके साथ टेरिटोरियल उनकी लड़ाई चल रही है, जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है, शहरों को लेकर। लेकिन चीन हमेशा लड़ता रहा है और इस बार चीन चारों तरफ से घिर चुका है, चाहे वो
कोविड का मामला हो, कोरोना फैलाने का मामला हो, चाहे चाहे भारत के साथ फेस ऑफ का मामला हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया समुद्र सी में भी जो चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसका मामला हो, पैसिफिक ओशन में भी चीन के जो फ्लीट्स चल रहे हैं उनका मामला हो, ये तमाम मामले हैं जो चीन को अब अलग थलग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने लेह जाकर जो सेना का मनोबल बढ़ाने का जो ये काम किया है, ये जरूर आने वाले दिनों में कम से कम सेना को, देश की जनता को और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करेगा। बिल्कुल उदाहरण पेश करेगा। अरुण, कार्यक्रम को लेकर कोई अब जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे, सीडीएस तो है ही, लेकिन क्या 1-to-1 या फिर बैठक अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की भी हो सकती है, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये विजिट है ना, ये बहुत ही गोपनीय रखा गया था। जो भनक हमें लगी थी वो 8:30 बजे के आसपास ही लग पाई थी, जब प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़ चुके थे, यहाँ पर लैंड करने वाले थे। ये बात की जानकारी हमें जरूर मिल गई थी सूत्रों से, लेकिन डिटेल प्रोग्राम उनका क्या है, वो किनसे मिलने वाले हैं, कितना वक्त कहाँ बिताने वाले हैं, चूंकि ये एलएसी से सटा हुआ इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा वैसे भी आप समझिए कि टॉप सीक्रेट होती है। तो उनके डिटेल्ड कार्यक्रम का कोई एक तरह से प्रकटीकरण यहाँ पे नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि वो क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले। यकीन मानिए कि जब उनका दौरा खत्म हो जाएगा और 12:30 से 1 बजे के बीच वो दिल्ली वापस पहुंचने वाले हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। दौरा खत्म होते ही हमें सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री यहां से निकल जाएंगे तब, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एलएसी के करीब का इलाका यहां पर है और बहुत ही संवेदनशील इलाका है। प्रधानमंत्री, सीडीएस, इतने बड़े लोग अगर वहां पर हैं तो उनकी डिटेल्स साझा करना या उनका मूवमेंट साझा करना या उनकी लोकेशन साझा करना एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं, और इसलिए शायद इस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री का यहां आना ही अपने आप में कितना सिग्निफिकेंट है। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, चीन को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, गलवान में जो संघर्ष हुआ उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे भारत की रक्षा नीति पर, भारत की विदेश नीति पर, खुद प्रधानमंत्री पर, और 19 तारीख को जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सवालों का बौछार प्रधानमंत्री के ऊपर था। लेकिन प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस बात पर संजीदा थे कि उनको क्या कदम उठाने। आप चाहे चीनी ऐप को बैन करने की बात करिए, चाहे बीएसएनएल, एमटीएनएल सहित तमाम सरकारी ठेकों से चीन की कंपनियों को बाहर करने की बात करिए, या फिर अब लेह का दौरा करके और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, घायल सैनिकों से मिलना, तैयारियों का जायजा लेना। जब एक नेतृत्व की तरफ से इस तरह की बात आती है ना, तो सेना में और जो यहां पर जिन लोगों को लड़ना है, जिन लोगों को स्थितियों का सामना करना है, जिनको तैयारी करनी है, यकीन मानिए उनका जो मॉरल होता है वो न सिर्फ बूस्ट होता है बल्कि उनका उत्साह भी चरम पर होता है। और प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं, सेना और सैनिकों के साथ उनका लगाव लगातार। आप देखिए कि लोग अपने घरों में होली दिवाली मनाते हैं, प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि किसी भी मोर्चे पर सैनिकों के बीच वो रहे। और जब जम्मू कश्मीर का दौरा उन्होंने किया था तो ये बात साबित हो गई थी, और एक बार फिर लेह में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो आप समझिए कि कितना बड़ा संदेश है, न सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए, मैं कहता हूं कि चीन के लिए ये सीधा संदेश, एक बड़ा संदेश कि देश का प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंचा है जहां से कड़ा संदेश जाना भी चाहिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ले पहुंचे हैं। अमिताभ जी, देखिए तस्वीरें देखिए, ये जब सबसे फॉरवर्ड लोकेशन है नीमू प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अब से थोड़ी देर पहले। ये भारत के सबसे फॉरवर्ड लोकेशंस में है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। वहां पे वो आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों के साथ और अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कदम अब तक उठाए हैं और आने वाले दिनों में क्या कदम उठाना चाहते हैं। मैं आपको नीमू के बारे में बता दूं, ये जंस्कार रेंज में आता है और ज़मीन से, समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर माना जाता है और काफ़ी टफ टेरेन है, जो कि इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे ये इलाका है। तो ये काफ़ी टफ टेरेन माना जाता है जहां पर सेना को पहुंचना और वहां तक रसद पहुंचाना भी काफ़ी दुष्कर कार्य होता है। तो नीमू में फिलहाल प्रधानमंत्री तमाम आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों के साथ जो लगातार पेट्रोलिंग और मैनिंग कर रहे हैं बॉर्डर की, उनके साथ प्रधानमंत्री इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री कितने संजीदगी के साथ उन प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं जो आईटीबीपी के जवान और सेना के जवान उनको दे रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री आने वाले, साथ में सीडीएस विपिन रावत भी ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री लेह में जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके लिए भारत सरकार ने काफ़ी कुछ सोच रखा है, चाहे आर्म्स एम्यूनिशन की बात हो, चाहे सैनिकों के लिए वस्त्र के ये डिफिकल्ट टेरेन में पहनने वाले जूते, वस्त्र और घूमने वाले व्हीकल की बात हो। ये तमाम चीज़ों के लिए भारत सरकार आने वाले दिनों में काफ़ी इन्वेस्ट करने वाली है।
और कम से कम जो 4000 किलोमीटर की सीमा है भारत चीन सीमा, वो कितनी प्राथमिकता में आ जाएगा ये प्रधानमंत्री के दौरे ने साबित कर दिया है कि अब इन 4000 किलोमीटर में, चाहे वो अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो, कम से कम अब भारत इन तमाम इलाकों में सड़क बनाने का मामला हो, हवाई पट्टी बनाने का मामला हो, हेलीपैड बनाना हो, चाहे उन तक पहुंचने के लिए बढ़िया सड़कें बनाना हो जहां टैंक से लेकर तमाम हथियार हमारे पहुंच जाएं, इन बातों पर भारत की प्राथमिकता रहेगी। यानी अब भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, जो जॉर्ज फर्नांडिस ने वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में कहा था, जो मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था, जब शरद पवार रक्षा मंत्री थे नरसिम्हा राव सरकार में तब कहा था। तो ये बात अब साबित होती जा रही है कि असली दुश्मन हमारा चीन ही है और चीन की सीमा से लगे तमाम इलाके हैं अब वो दुर्गम इलाके नहीं रहेंगे, चाहे वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर हो, चाहे 20,000 फीट की। और यहाँ पर तो सेना लगातार तैनात रही है और उस जज्बे का और कठिन परिस्थितियों में जिस तरीके से बॉर्डर की निगरानी सेना करती है उसको लगातार सैल्यूट भी करती रही है सरकार भी, और तमाम देशवासी इस बात की सराहना भी करते हैं। लेकिन अब जब देश का प्रधानमंत्री उस जिस तरीके का एरिया बता रहे हैं कि कितना दुर्गम ये इलाका है जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, अरुण तो किस तरीके से देखें, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर रहने के लिए, जहां पर कड़ी निगरानी के लिए सेना को लगातार सैल्यूट किया जाता रहा है। देखिए नीमू जो जहां पर उन्होंने लैंड किया हेलीकॉप्टर से और जहां पर वो आईटीबीपी, एयरफोर्स और आर्मी के लोगों से मिल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि करगिल भी बहुत ज्यादा दूर उस इलाके से नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसी पोजीशन और एक ऐसी जगह चूज की है कि जो चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के एक साजिश रच रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ और एक तरह से गलत मंसूबे पाल रहे हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में चीन ने न सिर्फ हमारे बॉर्डर पर मोर्चा खोला LAC पर, बल्कि चीन ने जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती हिंदुस्तान के कश्मीर को कब्जा कर रखा है, जो गुलाम कश्मीर है, उस इलाके में भी चीन की गतिविधियां देखी गई हैं। न सिर्फ स्कार्दू जो एयरबेस है, जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप ने खबर दी थी कि वहां पर जो चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करते हुए देखे गए। 300 से ज्यादा बंकर उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ रुक करके चीन ने बना करके पाकिस्तान को दिए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से स्पष्ट संकेत दिया है और संदेश दोनों को दी है कि ये जो तुम्हारी ध्रुव संधि है, तो क्या ये दोहरा संदेश अमिताभ जी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है। ये नीमू इलाका मैंने आपको पहले ही बताया 11,000 फीट की ऊंचाई पर इलाका है जहां बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ जिस तरीके से अरुण कह रहे हैं कि कारगिल भी यहां से दूर नहीं है और चीन की इन्वॉल्वमेंट अब लगातार गुलाम कश्मीर में देखने को मिल रही है, किस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान को भी एक संदेश है चीन के साथ साथ? बिल्कुल पाकिस्तान को संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन तक का रास्ता बनाने का काम चीन कर रहा है। अक्साई चीन बीच में आता है, जो जिस सीमा पर भारत लगातार जहां पर फेस ऑफ चल रहा है उस इलाके से चीन का रास्ता होकर गुजरेगा। अगर भारत वहां तक अपनी अच्छी सड़कें बना लेता है, अपने रसद पहुंचा देता है वहां तक, अपने जवान वहां तक पहुंचा देता है, तो ये चीन के लिए सबसे मुश्किल का काम होगा। और शायद यही कारण है कि चीन गलवान घाटी में भी भारत के साथ फेस ऑफ कर रहा है, भारत के जवानों के साथ लगातार, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, और चीन लगातार अपने मंडरिन में अपने झंडे और बैनर लगा दे रहा है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। और कम से कम ये इलाका जो लेह लद्दाख का, ये कारगिल हो चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, इन सबसे पास में ये पूरा सीमावर्ती इलाका है। कई इलाके ऐसे जो पाकिस्तान ने चीन को बतौर गिफ्ट में दे दिया है। तो ये सब जो गलत हुआ है, ये संदेश जाएगा पूरी दुनिया को और पाकिस्तान और चीन को भी कि अब कम से कम इन सीमावर्ती इलाकों में भारत किसी भी मूवमेंट को, किसी भी गतिविधियों को हल्के में नहीं लेगा। ये संदेश प्रधानमंत्री जरूर देंगे वहां ले छोड़ने के पहले। और दूसरा, ये पूरा का पूरा सीमावर्ती इलाका, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कारगिल तक का हो या पाकिस्तान तक का हो, जो डिफिकल्ट टेरेन है, वहां तक अब सेना की पहुंच आने वाले सालों में आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट टेरेन हो। अरुण, जिस एरिया को हमने बिल्टअप करने की कोशिश की, जहां से बौखलाहट शुरू हुई चीन की, क्योंकि वो तो कर ही रहा था, उसके बाद हमारा भी बिल्डअप शुरू हुआ कि हम भी सीमावर्ती इलाकों में अब अपने जो काम है उनको बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो तमाम कदम उठाएंगे ताकि वहां पर हमारी मौजूदगी रहे। उसके बाद ही चीन की बौखलाहट शुरू हुई थी। क्यों? तो जो संदेश, जो बात कह रहे हैं अमिताभ जी, क्या वही बात समझाने की भी एक कोशिश है? देखिए ये तो स्पष्ट है, चीन के साथ ताजा कोई विवाद नहीं है। जब हमने सड़क बनानी शुरू करी, जो शियोक नदी है उसके पास सड़क बनानी शुरू करी, जब हम अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए तेजी से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, चीन की तो परेशानी यही है। उसको लगता है कि जिस अक्साई चीन पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, अगर हिंदुस्तान ने शियोक नदी तक अगर सड़क बना ली, अगर दौलत बेग ओल्डी में उसने जबरदस्त एयरपोर्ट बना लिया जहां उसके बड़े से बड़े विमान लैंड कर सकते हैं, तो मुश्किल में आ जाएगा अक्साई चीन। और अक्साई चीन
मुश्किल में आ जाएगा तो चीन की जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है वन रोड वन बेल्ट, वो जो पूरी दुनिया को एक तरह से, जिस तरह से उसने श्रीलंका को, पाकिस्तान को और छोटे मुल्कों को पैसा देकर के गुलाम बना रखा है उसने, उस पर एक ही थ्रेट है। हिंदुस्तान ने तमाम कोशिशों के बावजूद हमने उसके इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारी जमीन पर, पाकिस्तान द्वारा दी गई जमीन पर, हमारी जमीन पर वो सड़क बना रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है, जो कि हमारी जमीन है। आज नहीं तो कल हम उस पर उसको लेके रहेंगे। ये हमारे सरकार का और संसद का रेजोल्यूशन है कि जो भी कश्मीर का हिस्सा हमारे देश से गया उसको हम लेके रहेंगे वापस। तो ऐसे मौके पर चीन कतई नहीं चाहता कि उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उस पर कोई थ्रेट हो। दौलत बेग ओल्डी में हमारा एयरपोर्ट और हमारे युद्धक विमान आसानी से लैंड कर सकें, हमारी सड़कें और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सीमा तक हो। चीन की चालबाजी क्या है, उसकी धोखेबाजी क्या है कि उसने तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, जब हमने बनाने शुरू की तो उसको परेशानी हो रही है। यही परेशानी की वजह है गलवान में जो संघर्ष हुआ। और इसलिए जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं, एकदम सही बात है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एलएसी पर हमारी चौकसी, मुस्तैदी और तैयारी से ही चीन घबराया हुआ है। और इसलिए चीन ने यह साजिश रची है, कई मोर्चों पर उन्होंने हमारे सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। अमिताभ जी, मुझे प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, जब उन्होंने कहा था कि हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और हम आंख में आंख डालकर दुश्मन को जवाब देना भी जानते हैं। क्या ये उस बात को भी कहीं ना कहीं अब चरितार्थ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में जाकर, और ये चीन के साथ साथ वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके साथ दोस्ती का संदेश देने की उन्होंने पहले कोशिश की थी, विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया था, लेकिन अब आंख में आंख डालकर उनको भी सीधा संदेश? बिल्कुल ये संदेश है और भारत लगातार संदेश दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब से जिम्मा संभाला, चाहे मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला कार्यकाल है और दूसरा कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में सख्तियां बढ़ गई हैं। हमने पहले भी देखा है जब यूपीए का शासनकाल था कि कितने राज्यसभा और लोकसभा में सवाल पूछे जाते थे कि चीनी कितनी सीमा में घुस आए हैं, कितने इंकर्शंस हुए हैं, तो जितने भी रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री होते थे उनको जवाब देते नहीं बनता था कि कितने इंकर्शंस हुए, कितनी बार चीनी सेना भारत के सीमा में घुस कर आ गई है। ये जवाब कम से कम अब फॉरवर्ड पोस्ट पर भारत के मुस्तैद जवान बार बार कहना चाह रहे हैं कि हमारे वीर जवान अब ये चीज़ संभव नहीं होने देंगे। और भारत ने जिस तरह से वहाँ बुनियादी ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तेज़ी से आगे बढ़ाया है वहाँ काम को, वो भी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अब हमारे अगर T-90 टैंक भी हमें डिप्लॉय करना होता है तो उसे पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर नहीं होती। हाँ, इन डिफ़िकल्ट टेरेंस की बात जहाँ तक है, अब कम से कम भारत सरकार की नज़रों में आ गया है कि चीन कहाँ कहाँ अपनी गलत कदम उठा सकता है। तो कम से कम भारत सरकार अब सचेत हो गई है। आने वाले दिनों में कम से कम चीन को इतनी लिबर्टी मिलने वाली नहीं है जो अब तक वो लेता आया भारत के साथ। और चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि सीमा पर गड़बड़ करोगे तो भारत में बाकी व्यापार के तरीके से नहीं घुस पाओगे। अरुण, यहां से या फिर ट्विटर के जरिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने बयान को जारी करते हैं, अगर संबोधन नहीं होता, इस तरह का कोई जानकारी, कोई अपडेट आपको मिल रहा है कि इसके बारे में, या चीन को लेकर किसी तरह की कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां से जारी होगी? देखिए गायत्री, अगर प्रधानमंत्री के मिजाज को आप समझें तो सैनिकों से बात वो जरूर करेंगे, कमांडरों से बात वो जरूर करेंगे। अब वो बातचीत क्या मीडिया के सामने आती है, ये एक सवाल जरूर है कि क्या उस बातचीत को सार्वजनिक किया जाता है। वहां पर जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, आप देखिए सैनिकों को मिठाई खिलाते हैं, वो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो सीमा पर आए हैं तो बातचीत करेंगे, लेकिन क्या वो बातचीत मीडिया के लिए जारी की जाएगी? जहां तक बात आपने चीन की तो प्रधानमंत्री जो विदेश नीति होती है या रक्षा नीति होती है, बहुत ही गंभीर प्रश्न होता है और गंभीर विषय होता है। तो प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से क्या चीन का नाम लेके कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चीन का नाम लेंगे, वो मेंशन करेंगे, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों की बहुत तकाजे होते हैं और बहुत बाध्यताएं होती हैं। तो उनको क्या करना है, चीन का यहां पर मसला नहीं है। यहां पर मसला हमारी सेना का है, हमारे प्रधानमंत्री का है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी सेना से मिलने आए हैं, उनसे पूछने आए हैं कि आप मुस्तैद हो पूरी तरीके से, हम आपके साथ हैं, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, कोई जरूरत तो नहीं है आपको, आपकी तैनाती कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है, आपका उत्साह कैसा है, इन सब बातों पर वो बात करेंगे। रणनीतिक बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री जब आते हैं तो। और कुछ लाइट मोमेंट भी होते हैं, आपने देखा था कि जब वो सेना के लोगों से मिलते हैं तो कैसे उनको मिठाई खिलाते हैं जाकर के। तो उनको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ भरोसा दिलाने के लिए कि आप अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं तो उसके पीछे मैं भी खड़ा हूं, नेतृत्व भी आपका खड़ा है, हम साथ हैं आपके, हम हर जरूरत के लिए आपके साथ हैं, हर मौके पर आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं, आप मुस्तैद रहिए। आप यहां मुस्तैद हैं, हम दिल्ली में मुस्तैद हैं, और दिल्ली से ले आने में या सीमा पर आने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जब राजनीतिक नेतृत्व को स्पष्ट संदेश देता है तो सैनिकों का न सिर्फ हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बल्कि दुगने उत्साह के साथ वो जो एडवर्सरी आपके होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जो सामने आई टू आई कॉन्टैक्ट में सेना है, उसको कड़ा संदेश देते हैं। बिल्कुल, उसको कड़ा संदेश देते हैं। अब विरोधी अमिताभ जी ये कह रहे थे कि चीन का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब तो चीन ही जा पहुंचे हैं।
देखिए, माफ कीजिए, चीन के बॉर्डर पर जा पहुंचे हैं। बिल्कुल चीन के बॉर्डर पर जा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। चीन का नाम नहीं लेते, लेकिन इतना तो साफ है ना कि प्रधानमंत्री अब चीन के खिलाफ कम से कम जो कार्रवाई हो रही है बिना प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार ही है ना। अगर आर्थिक मामलों पे, आर्थिक मोर्चे पे चीन की भारत में जिस तरह से किलेबंदी कर दी है, चीन का व्यापार बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, वो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये चीन को समझ में आ गया है, तभी बॉर्डर पे बातचीत हो रही। नहीं तो चीन की सेना बात कहाँ करती थी, सीमा में घुसती थी और वापस चली जाती थी और कहती थी कि हमने छोड़ दिया, ऐसे जैसे जैसे हम लोग दया के पात्र हों। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम दोस्ती निभा सकते हैं, आंख में आंख डालकर बातें कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री दिखाने का और साबित भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे घरेलू मोर्चे पर हो, चाहे डिफिकल्ट टेरेन्स में जाकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम हो और चीन को संदेश देने का काम हो। अरुण, चीन की रणनीति को भी समझना बेहद जरूरी होगा और उस मायने में भी इस दौरे को खास कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है तो दुश्मन देश की स्ट्रैटेजी को समझना भी बेहद जरूरी है। देखिए, चीन कमोवेश ज्यादातर समय वो सिर्फ माइंड गेम खेलता है। वो अपनी सेना की तैयारियों को वीडियो जारी कर देगा। वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए हिंदुस्तान और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है या जो जिस पैमाने पर उत्पादकता है, वो कितनी बड़ी चीजें बनाते हैं, हम नहीं बना पाते, वो कितने तैयार हैं, हम नहीं तैयार हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान को घेरने की जो कोशिश होती है, माइंड गेम जो चीन का होता है, वो न सिर्फ कई मोर्चों पर होता है। वो ओपिनियन लिखेंगे, वो बयान देंगे, वो तैयारियों के वीडियो जारी करेंगे। जैसे लगता है कि हमारे पास उस तरह के वीडियो नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप माइंड गेम खेलते हैं, हम भी जमीन पर तैयार हैं, आप आइए तो सही। अगर एक बार दोनों के बीच मुठभेड़ होती है तो आपको पता चल गया कि 20 सैनिक अगर हिंदुस्तान के शहीद हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो 43 सैनिक चीन के भी या तो लापता हैं या उनकी जान चली गई है। तो आप ये मत समझिए कि तैयारी नहीं है। और वो जो जिस टेरेन की बात कर रहे हो आप, पेंगोंग सो लेक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक, डेप्सोंग के इलाके तक, हमने अपनी मुस्तैदी पिछले फरवरी से, यानी आप समझिए चीन की तैयारी। हर साल चीन की सेना तिब्बत में आती है, वहां पर एक्सरसाइज करती है, युद्धाभ्यास करती है और वापस चली जाती है। इस बार खुफिया एजेंसियों को जैसे ही भनक लगी कि चीन की सेना तिब्बत में युद्धाभ्यास के बाद वहीं पर जमी जा नहीं रही है, तभी हमें समझ में आ गया था खुफिया एजेंसियों को। और उसके बाद दिल्ली से लेकर के लेह तक हलचल बढ़ी और हमने हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, हर रणनीतिक जगह पर जहां हमको उम्मीद थी या हमको अंदेशा था कि चीन कोई गड़बड़ी करेगा, क्योंकि जब तैयारी के साथ आप आते हैं तो समझ में आ जाता है। सैटेलाइट इमेज हमारे पास है, खुफिया तंत्र हमारे पास है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पास है, इंटेलिजेंस हमारे पास है। तभी हमें लग गया कि तिब्बत से सेना वापस क्यों नहीं ले जा रहा है चीन। उसके बाद से ही हमने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। इसलिए गायत्री मैं कह सकता हूं, मैं लेह में हूं, मैं तैयारियों को देख रहा हूं। यहां प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है या प्रधानमंत्री जिस विमान से आते हैं, उन सब चीजों को टॉप सीक्रेट यहां पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि एलएसी यहां के करीब है। दुश्मन देश का कोई भरोसा नहीं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, दो मोर्चों पर हम यहां लड़ रहे हैं। और इसलिए जो आप पूछ रही थी मुझसे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है, इसीलिए डिटेल नहीं बताया जाता है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील दौरा होता है यह प्रधानमंत्री का। और एलएसी पर किसी देश के प्रधानमंत्री जाएं, यह अक्सर नहीं हुआ करता है, रेयर हुआ करता है। और बिल्कुल रेयर हुआ करता है और उसकी वजह हुआ करती है। और ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे हैं नीमू की वो जगह, नीमू नाम की वो जगह। दरअसल ये बिल्कुल सटा एरिया बताया जाता है जहां पर फेस ऑफ है। और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीडीएस भी वहां पर मौजूद हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह दौरा बेहद खास है। और कार्यक्रम के बारे में हालांकि डिटेल निकलकर सामने नहीं आ पाई है क्योंकि गुप्त रखा जाता है। बेहद संवेदनशील दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री अगर कोई पहुंचे इस तरीके से तो उसे संवेदनशील दौरा ही कहा जाएगा और इसलिए डिटेल शेयर भी नहीं की जाती। हालांकि बाद में क्या रहा कार्यक्रम उसके बारे में जानकारी दी जाती है या फिर नहीं, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कड़ा संदेश चीन को देने की कोशिश, और उस कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे हैं। आप इन तस्वीरों को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे अमिताभ जी आप? देखिए, अब ये नीमू पहुंचना और इन तस्वीरों से साफ है कि प्रधानमंत्री अब एक ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन को चुना है। प्रधानमंत्री ले जाकर भी प्रधानमंत्री मिलकर अस्पताल में लड़ सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐसे इलाके को चुना, नीमू को चुना, जो जंस्कार वैली रेंज में है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन माना जाता है और 11,000 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर है। तो एक डिफ़िकल्ट पोस्ट का चुनना, एक फॉरवर्ड पोस्ट का चुनना ही दिखाता है कि प्रधानमंत्री किसी चीज़ को हल्के में नहीं ले रहे और सीधा संदेश देना चाहते हैं।
हैं। ये बहुत बड़ी बात है, फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच जाना, जहां से आप सीधे चीन की सेना को देख सकते हैं और चीन की डिप्लॉयमेंट्स को देख सकते हैं, इस जगह तक पहुंच जाना, और काफ़ी सेंसिटिव संवेदनशील पोस्ट माना जाता है ये। वहाँ पर पहुँच ही प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, क्योंकि लेह उतर कर फिर वहाँ जाना ये आसान नहीं होता है, खासकर जब ऐसे तनातनी चल रही हो सीमा पर और सीधे प्रधानमंत्री पहुँच जाए। तो ये बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री का सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, खासकर आईटीबीपी के जवान जो दिन रात इस कठिन परिस्थितियों में वहाँ दुर्गम घाटियों में बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं, खासकर उन सेना के जवानों के लिए जो दिन रात 24 घंटे सातों दिन लगातार वहाँ पर लगातार लगे रहते हैं कि किस तरह से कोई घुसपैठ न हो पाए और अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे, जिसके चलते पूरा देश चैन की नींद सोए। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस दुर्गम इलाके को चुना, इस फॉरवर्ड पोस्ट को चुना, जहां जाकर वो उनके साथ मिलें, उनके साथ इंटरैक्ट करें। आपने इन तस्वीरों को देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जाकर उन तमाम जवानों की तस्वीरें देखी हैं जो लगातार बैठे हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री लौटने के पहले ज़रूर इन जवानों से के साथ कुछ न कुछ उनको संबोधित करेंगे ज़रूर, उनके साथ इंटरैक्शन करेंगे ज़रूर, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये रिकॉर्ड रहा है जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, और ये तब से लगातार हर मौका, कोई भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा है जब उन्होंने सीमा पर, चाहे वो राजस्थान की सीमा हो, चाहे उत्तराखंड की चीन सीमा हो, चाहे कश्मीर की सीमा हो, चाहे जम्मू की सीमा हो, हर जगह प्रधानमंत्री लगातार जाते रहे हैं और सेना के साथ इंटरैक्ट करते रहे हैं, सेना का मनोबल बढ़ाते रहे हैं, और ये बताते रहे हैं कि आप लोगों की सेवा की देश कद्र करता है। और शायद जवान भी यही चाहते हैं कि वो अगर सेना में आए हैं, देश की रक्षा में लगे हैं, कम से कम देश कद्र करे। और प्रधानमंत्री जवानों को भी ये बता रहे हैं कि देश उनकी कितनी कद्र करता है, और देश चैन की नींद भी सोता है तो सिर्फ उनकी बदौलत होता है। और प्रधानमंत्री का इस दुर्गम इलाके में जाना, उस दुर्गम इलाके में काम कर रहे सेना के जवानों, आईटीबीपी के जवानों के लिए एक बहुत बड़ी औषधीय बूटी का काम करेगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी औषधीय बूटी का भी काम करेगा प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना। और ऐसे में क्या अरुण, जरूरी भी हो जाता है, जब हम लगातार सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाए, लेकिन बार बार चीन धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में सेना मजबूत है, कोई शक नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई करना भी जरूरी हो जाता है। अरुण की आवाज मिल पा रही है आपको? जी गायत्री, अपना सवाल दोहराएं। ऐसे में क्या वाकई जरूरी हो जाता है सेना का मनोबल बढ़ाना, जब हम बार बार चीन से कह रहे हैं कि बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाए? हमारी सेना मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हौसला अफजाई भी ऐसे वक्त में जरूरी है। और वही संदेश और वही हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेह दौरा। देखिए गायत्री, डिप्लोमेसी में एक बात बहुत जोर शोर से कही जाती है कि आप बातचीत तो करते रहिए, लेकिन तैयारी भी रखिए, क्योंकि दुश्मन अगर ये पता उसको चल जाएगा कि आप तैयारी में कमजोर हैं, तो फिर आपको वो तवज्जो कतई नहीं देगा, वो जो उसको देना चाहिए उस गंभीरता से आपकी बातों को लेगा नहीं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जिस सांप के पास विष होता है ना, जो कुछ करने में सक्षम होता है, जो आपको डसने में सक्षम होता है ना, उसी से डरते हैं लोग। वो जो पानी वाले सांप होते हैं जिनमें विष नहीं होती ना, उससे कोई नहीं डरता, उसको लोग हाथ से पकड़ लेते हैं, गले में लपेट लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी देश की मैं बात करूं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, यूएस की बात करिए, आप ब्रिटेन की बात करिए, फ्रांस, जर्मनी, चीन, पाकिस्तान, किसी की बात कर लीजिए, अगर आपकी सैन्य ताकत मजबूत नहीं है, अगर आपकी जीडीपी मजबूत नहीं है, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, तो आपकी विश्व राजनीति में कोई जगह नहीं है। आपकी सेना मजबूत होनी चाहिए, आपका नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, आपके खजाने में पैसा होना चाहिए। तो अगर हम बातचीत चीन के साथ कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारी तैयारियां हम छोड़ देंगे, क्योंकि चीन चालबाज है, धोखेबाज है। 62 में भी लग नहीं रहा था कि चीन इस तरह से हमला करेगा, लेकिन तब हम पंचशील के सिद्धांत पर चलते थे, तब हम कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हम उनको अपना भाई समझते थे। उन्होंने पीठ में हमारे छुरा घोंप दिया। उस अनुभव को देखते हुए हम कतई ये बर्दाश्त और स्वीकार नहीं कर सकते कि हम तैयारी न करें। हमें मुस्तैद रहना है, तैनात रहना है, चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है चीन की चालबाजी से, और साथ साथ अगर बातचीत से मामला हल हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन इस माइंड गेम को किस तरीके से चोट पहुंचाई जा सकती है अमिताभ जी, जो चीन लगातार चलता रहा है? देखिए, चीन लगातार अपनी चालें चलता रहा है, और चीन लगातार अगर 1955 के समझौते को देखें, जब चाउ एन लाई और नेहरू के बीच हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद चीन की सेना 1962 में अरुणाचल से लेकर तमाम इलाकों में घुसती चली आई थी, और जो जंग हुई थी उसमें भारत को काफ़ी मुँह की खानी पड़ी थी, जिससे आज कई सालों तक, कई दशकों तक भारत उबर नहीं पाया था, न कांग्रेस उबर पाई थी। तो जाहिर तौर पर एक चीन पर एक जो भरोसा कम होने की बात है लगातार हर सरकारें करती रही हैं, और
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी हमें याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस ने अरुणाचल जाकर कहा था, नॉर्थ ईस्ट जाकर कहा था चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने जम्मू कश्मीर जाकर कहा था चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात शरद पवार ने भी अपने रक्षा मंत्री काल में दोहराई थी, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी अपने बयान में कहा है। मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने भी ये बात दोहराई थी। तो एक परिपाटी चली आई है चीन पर भरोसा न करने की। भारत ने कम से कम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक कोशिश की कि कम से कम भारत व्यापार या आर्थिक तौर पे मजबूत हो। इसके लिए चीन के साथ अगर बातचीत करेंगे, इस मोर्चे पर अगर तनातनी कम होगी, सीमा पर तो सीमा पर धीरे धीरे हो सकता है विवाद सुलझने की प्रक्रिया चालू हो जाए, इस बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बार भी शी जिनपिंग ने भी वही किया। उन्होंने गलवान की घाटी और में जो फेस ऑफ हुआ वो दिखाता है कि भारत को चीन पर कम से कम आने वाले दिनों में तो भरोसा नहीं कर पाएंगे, आने वाले दशकों में भरोसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, भारत ने ये भी दिखा दिया कि अब अगर आप सीमा पर अगर इस तरह से करोगे तो वहां तो हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, लेकिन भारत के अंदर अगर आप व्यापार करने की कोशिश करोगे ये बात गवारा नहीं होगी, ये बात हम लोग होने नहीं देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो लगातार सीमा पर विवाद और व्यापार दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। ये भारत ने अब कड़ा संदेश दे दिया है। और जहां तक जवानों की बात है, उस दुर्गम इलाके में जाकर प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश जवानों को भी दे दिया है कि आप मुस्तैद रहो, आप फ्रंट से लड़ो, मैं आपको लीड करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं आपको फ्रंट से लीड करूंगा और आपका मनोबल बढ़ाए रखूंगा। चीन में बौखलाहट है, जो चीन की कंपनियों के खिलाफ फैसले लिए गए हैं, इस दौरे के बाद क्या और भी कई कड़े फैसले हो सकते हैं? कड़े फैसले हो रहे हैं। एक चीज तो इसको नकारा नहीं जा सकता, पिछले 2019 में जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से लगातार फैसले शुरू हो गए हैं। और अप्रैल 2020 के बाद मैं तो ये कहता हूँ अप्रैल 2020 एक वाटरशेड मानो, तो उसके बाद इतने फैसले हुए हैं चीन की कंपनियों, चीन के निवेश, चीन के व्यापार को रोकने के लिए, जो शायद चीन को भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि देश की जनता भी उसी तरह से जवाब देगी और देश की सरकार भी उसी तरह से जवाब देगी। चीन को सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि चीन को एक भारी मात्रा में प्रोडक्शन करता है, उनके पास कंपनियां हैं और वो मार्केट को फ्लड कर देता है अपने सामान के साथ और इतने सस्ते सामान के साथ कि लोग चीनी सामान खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब लोगों ने भी बीड़ा उठाया है, व्यापार मंडलों ने भी बीड़ा उठाया है, चीनी सामानों को जलाया जा रहा है, चीन सामान के बहिष्कार की आवाज़ आ रही है, चाहे भारत के किसी भी कोने से हो। तो ये जाहिर तौर पर सरकार भी इसमें फ्रंट से लीड कर रही है। आपने देखा होगा नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि सड़क की किसी भी बड़ी परियोजना में, सड़क निर्माण की परियोजना में चीन की कंपनी की अब भागीदारी नहीं होगी। पीयूष गोयल ने ऐलान कर दिया कि रेलवे में चीनी भागीदारी नहीं होगी चीन की कंपनियों की। रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जो डिजिटल अटैक किया है चाइना पे, वो शायद चाइना को आने वाले दिनों में, आने वाले दशकों तक याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत जोड़ का झटका बहुत धीरे से लगा है उनको। ये ऐसा झटका लगा है जो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। कई उनकी कंपनियों को ऐसा नुकसान हुआ है जिनको अपना मार्केट ढूंढने में दशकों लग जाएंगे। भारत जितना बड़ा मार्केट खोना चीन की कंपनियों के लिए बहुत ही दुखद संदेश है और चीन की जनता के लिए भी दुखद संदेश है, क्योंकि भारत जिस तरह से अपने सैनिकों का सम्मान करता है, जैसे उनको श्रद्धांजलि देता है, जैसे जनमानस उमड़ता है इन शहीदों की चिताओं को देखने के लिए, वैसा चीन की जनता को पता नहीं चलता कि उनका कौन सा सैनिक शहीद भी हुआ है। तो ये फर्क है भारत और चीन में, और भारत उस फर्क को दिखाना भी चाहता है दुनिया को, और भारत चीन को भी ये दिखाना चाहता है कि अब हम बैठकर दिल्ली में बैठकर या अपने शहरों में बैठकर आपकी हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर आप सीमा पर भिड़ते हैं तो हम सीमा पर मुस्तैद हैं, अगर आप आर्थिक स्तर भिड़ना चाहते हैं तो हम आपको घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल। अरुण, क्या अभी भी किसी स्तर